जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वदा आईएएस में। और हम दिव्या उपन्यास के पिछले साल के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला में अगला प्रश्न हमारा है, दिव्या इतिहास और कल्पना का समन्वय है, विवेचना कीजिए। अभी एक बात समझिएगा, ये जो प्रश्न दिया गया है आपके सामने, दिव्या इतिहास और कल्पना का समन्वय है, इसमें दो तीन चीज़ आपको देखनी है। इसी से संबंधित आपको एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जो मैं संभावित प्रश्न अभी दिखाऊंगा उसमें, कि दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम ही है। देखिए, इतिहास और कल्पना का समन्वय है, यहाँ भी वही बात कह रहा है। और अगला प्रश्न ऐतिहासिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक कल्पना मात्र है या ऐतिहासिक परिवेश मात्र है। तो एक तीसरा क्वेश्चन क्या है, यशपाल का इतिहास बोध स्पष्ट कीजिए, दिव्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं, उन सब में जो कंटेंट होगा वो लगभग मिलता जुलता होगा। लगभग, सारे का सेम नहीं होगा लेकिन लगभग मिलता जुलता रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक बार पता चल गया कि दिव्या के अंदर जो इतिहास की चर्चा है, जो इतिहास की बात कर रहे हैं, वो चर्चा इतिहास की दृष्टि से नहीं करी गई है, बल्कि एक ऐतिहासिक वातावरण पैदा करने का लेखक का मन था, तो इसलिए। और वैसे भी किसी भी रचना में इतिहास का जो उपयोग किया जाता है, वो ऐतिहासिक वातावरण पैदा करने के लिए किया जाता है, ना कि इतिहास की जानकारी देने के लिए। क्योंकि अगर कल्पना नहीं रहेगी, अगर इतिहास के साथ में कल्पना नहीं रहेगी साहित्य में, तो वो कोरा इतिहास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरा इतिहास हो जाएगा, ना कि एक साहित्यिक रचना रहेगी। तो इसी में इस प्रश्न पे हम आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं। प्रश्न कह रहा है, दिव्या इतिहास और कल्पना का समन्वय है, विवेचना कीजिए। पहले प्रश्न की मांग समझ लीजिए। पहले आपको बताना है इतिहास और कल्पना का समन्वय है, तो कैसे बताना है? आपको ये वाले शब्द को स्पष्ट करना। देखिए, कल्पना तो उसमें सारी है ही है, कल्पना तो सारी है ही है उसमें, लेकिन इतिहास वाली बात को आपको स्पष्ट करना है। और लास्ट में आते आते फिर आपको काल्पनिक रूप में इसको लेकर जाना है। तो प्रश्न का आपको 65 से 70% हिस्सा ऐतिहासिक रूप में दिखाना है, और बाकी का 35 हिस्सा जो है वो हम दिखाएंगे कल्पना के रूप में। कैसे दिखाएंगे? तो कह रहा है, अब ये भूमिका लिखिए, भूमिका देखिए। इतिहास के कथानक पर आधारित इतिहास के कथानक पर आधारित साहित्यिक रचनाओं को लेकर अक्सर प्रश्न उठते हैं, अक्सर प्रश्न उठते हैं, अक्सर प्रश्न उठ एक मिनट, पेन चेंज। हाँ, अक्सर प्रश्न उठता है कि उसमें इतिहास के तथ्यों और साहित्य कल्पना में क्या संबंध होना चाहिए। वस्तुतः इन रचनाओं का उद्देश्य इतिहास का प्रस्तुतिकरण करना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक वातावरण के माध्यम से समकालीन समस्याओं को उभारना होता है। क्या होता है? जो भी ऐतिहासिक रचना है, उसका उद्देश्य सिर्फ इतना मात्र है कि वो उस ऐतिहासिक वातावरण को दिखाकर समकालीन समस्या क्या है? उस समाज में मौजूदा व्याप्त समस्याएं, चाहे गरीबी की समस्या हो, दलितों की समस्या हो, स्त्रियों की समस्या हो, ठीक है, दासों की समस्या हो, जैसे दिव्या में दिखाया गया, धार्मिक समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो उनको उभारना होता है उस ऐतिहासिक वातावरण को देकर। इसमें ऐतिहासिक तथ्य नहीं बल्कि ऐतिहासिक वातावरण प्रमुख होता है। अब समझ रहे हैं? अब शब्दावलियों को पकड़िएगा। अब लैंग्वेज देखिए कि लैंग्वेज बिल्कुल साहित्यिक मैंने उपयोग करिए इसमें, ताकि प्रश्न आपका हिंदी साहित्य का लगे, ना कि जीएस का। ठीक है, इसके बाद में ये हमारी भूमिका हो गई। ठीक है, भूमिका के बाद में अब अगला है ऐतिहासिक, दूसरा पैराग्राफ देखिए। ऐतिहासिक वातावरण प्रमुख होता है यहाँ, इसके बाद में यशपाल जानते थे कि ऐतिहासिक आधार होने के कारण रचना के संबंध में यह प्रश्न जरूर उठेगा। देखिए, जो अच्छे लेखक होते हैं उन्हें पता है कि किस प्रकार की जो है उनकी रचना के संबंध में प्रश्न उठ सकते हैं, तो इसलिए वो पहले ही उसका इंतजाम करके चलते हैं। जैसे इन्होंने क्या है, उन्होंने प्राकथन में स्पष्ट लिखा है, क्या? दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र। अब देखिए, यहाँ मैंने एक कोट लगा दिया, या इसको मैंने कोट कर दिया इस बात को, जो है यानी डबल इन्वर्टेड कोमा में, तो ये स्पष्ट हो गई। यानी वो, अब ये जो बात है कि इतिहास और कल्पना का समन्वय है, तो इसमें हमने पहले ही स्पष्ट क्या कर दिया कि उन्होंने तो प्राकथन में ही लिख दिया, शुरुआत में ही लिख दिया है, क्या? कि दिव्या आपका इतिहास नहीं है, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। तो जब लेखक स्वयं कह रहा है कि ऐतिहासिक कल्पना मात्र है, तो हम कैसे कह देंगे इतिहास है? ठीक है, प्राकथन में वर्णित इस कथन से स्पष्ट है कि दिव्या में कल्पना प्राथमिक है और इतिहास गौण। लेखक ने काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण का रंग दिया है। अब देखिए, ये कितनी बढ़िया बात लिख रहा है। लेखक ने काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण का रंग दिया है, ना कि ऐतिहासिक चित्र में कल्पना का रंग। देखिए, कितना एकदम
सटीक उसकी बातों को कहने की जो है पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, उसको पूरा एकदम स्पष्ट करा, जो वो मांग रहा है ना उसको हम दे रहे हैं। यानी लेखक ने क्या किया है, जो काल्पनिक वातावरण है ना, जो काल्पनिक है, लेखक ने काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण का रंग डाला, ना कि जो इतिहास है उसमें कल्पना डाली है, नहीं। अगला कह रहा है, रचना में ऐतिहासिक वातावरण निर्मित करने के लिए यशपाल ने कुल मिलाकर 6 ऐतिहासिक संदर्भ लिए, जिनमें से 3 ऐतिहासिक चरित्र हैं, 3 ऐतिहासिक चरित्र हैं और 3 ऐसे ऐतिहासिक चरित्र हैं, और जिसमें ऐतिहासिक और 3 ही स्थल हैं, 3 आपके स्थल हैं। चरित्र में वृहद्रथ, पुष्यमित्र, पतंजलि व मिलिंद आते हैं, और स्थलों में सांगल, मथुरा व मगध आए हैं। तो अब देखिए, हमने स्पष्ट कर दिया यहीं पे कि दिव्या के अंदर इतिहास के रूप में लेखक ने क्या क्या आपके सामने पेश किया है। उन चीज़ों को हमने बहुत आसानी से, बहुत सज्जनता से इनके सामने पेश कर दिया है। क्या? इतिहास के रूप में 3 स्थल, 3 चरित्र। 3 स्थल कौन से? वृहद्रथ, पुष्यमित्र, पतंजलि व मिलिंद, ये हो गए। और स्थलों के रूप में सांगल, मथुरा, मगध हो गए। ठीक है, अब एक बात समझिए, अगर आपको ये बात स्पष्ट है कि इतिहास का उपयोग सिर्फ इतना मात्र किया गया है, तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दिव्या ऐतिहासिक कल्पना का समन्वय ये हो गया, दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना है, या यशपाल के इतिहास, यशपाल ने दिव्या में जो ऐतिहासिक बोध पैदा किया उसको स्पष्ट कीजिए। अगर इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आपके सेंट्रलाइज सिस्टम में, आपके दिमाग में ये बात केंद्र में रहेगी कि इसमें जो वातावरण उपयोग, इसमें सिर्फ इतिहास का कितना उपयोग किया गया, 3 चरित्र, 3 वातावरण, सॉरी 3 स्थल। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आगे चलते। अब हमें क्या करना है, ये जो जैसे पुष्यमित्र के बारे में था, अब इन्हें स्पष्ट करना कि कहाँ का इनका उपयोग हुआ है। तो पुष्यमित्र ने 185 ईस्वी पूर्व में मगध में सत्ता स्थापित की। उसने वर्ण व्यवस्था के कड़े उद्धार के प्रयास किए थे। उपन्यास में इसका जिक्र इसी रूप में आया है, जबकि रुद्रधीर को 2 सहस्त्र दिनों के लिए सांगल से निकाल दिया गया। तो उसके प्रवास के संबंध में बलभद्र कहता है, क्या कहता है? अब देखिए, ये पुष्यमित्र को हम स्पष्ट कर रहे हैं कि पुष्यमित्र जो था उसने वर्ण व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए, और उसी रूप में इसका जिक्र मिल गया। क्या कह रहा है बलभद्र कि मगध जाकर ही वे मंत्र की मुक्ति का उपाय कर सकेंगे। हमारी आशा है कि केवल मंत्र अभिषेक्त मगर की जगह मगध है, टाइपिंग मिस्टेक है, मगध सेनापति पुष्यमित्र हैं। तो यहाँ उपन्यास में पुष्यमित्र के बारे में जो है हमने वो कोट से स्पष्ट भी कर दिया है। तो हम अपने प्रश्न को, जो बात लिख रहे हैं उसको हवा में तीर नहीं चलाना है, उसी बात का पुष्टिकरण करता चलना है, उसी बात को आपको संतुष्ट करते हुए चलना है कि ये किस आधार पर कह रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो चरित्र हमने बात करी थी वो था आपका महर्षि पतंजलि के बारे में था। तो महर्षि पतंजलि के बारे में क्या कह रहा है? तो महर्षि पतंजलि का जिक्र केवल एक स्थान पर आया है, जब पंडित विष्णु शर्मा रुद्रधीर को सजा काटने के लिए मगध जाने की सलाह देते हैं। तो वो कहते हैं, अब देखिए, पतंजलि के बारे में आया, फिर हमने कोट डाल दिया है। मेरी इच्छा है कि रुद्रधीर मगध में द्विज है, ये द्विज है, ठीक है, द्विज सेनापति और अग्निमुख नीतिज्ञ महर्षि पतंजलि से वर्णाश्रम के उद्धार के लिए दीक्षा ग्रहण करें। देखिए, कोट कर दिया ये बात। अब देखिए यहाँ पे ये बात मैंने कोट करी हुई है, यानी एक चरित्र हमने पुष्यमित्र के बारे में जो है क्लियर कर दिया, ठीक। दूसरा चरित्र हमने महर्षि पतंजलि के बारे में स्पष्ट कर दिया, उपन्यास क्या कह रहा है। अब तीसरा आ जाइए, उपन्यास में सांगल व मथुरा का उल्लेख। अब जगहों पे आ जाते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि उसमें 3 चरित्रों के बारे में लिखा गया तो हम सबके बारे में लिखेंगे, नहीं। प्रश्न की मांग के अनुसार अगर प्रश्न 250 शब्दों में है तो हम बड़ा लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मान के चलिए वो 150 शब्दों में ही आपको लिख कर आना है, ठीक है, या 200 शब्दों में ही आपको लिख कर आना है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो आपको उतने ही चरित्र कम करने पड़ेंगे, क्योंकि शुरुआत में तो आपने बता ही दिया कि इनका उपयोग किया गया। तो इसलिए आप ऐसों को लिखने की कोशिश कीजिए जिनको जो आपको याद हो, कम समय में आपको जो है ज़्यादा स्पष्टीकरण दे सके। जैसे सांगल और मथुरा एक जैसे हैं, तो सांगल और मथुरा का उल्लेख जिस प्रकार किया गया है वैसे ही ऐतिहासिक वर्णन में भी उपलब्ध होता है। कैसे? सांगल में वस्त्र आभूषण मुद्रा के साथ साथ दासों का व्यापार होना और कला की दृष्टि से उन्नत होना वही मथुरा के तीर्थ के रूप में। तो देखिए, अब इसमें आपका सांगल के बारे में जो बात करिए, तो सांगल आपका आभूषण, मुद्रा, दासों का व्यापार, इन सब के लिए फेमस था, इतिहास में भी और इस उपन्यास में भी। और आपका मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा, ये देखिए, मथुरा तीर्थ के रूप में नहीं,
तीर्थ के रूप में विकसित नहीं है, यहाँ भी दासों का व्यापार होता था, वस्तुओं का व्यापार होता था और कला और संस्कृति के कारण जो है प्रसिद्ध था। तो अब आपने क्लियर बता दिया कि इसमें ऐतिहासिक कितना यूज किया गया और कितनी कल्पना, कल्पना अभी बची हुई है। ठीक है, तो ऐतिहासिक अब देखिए इतिहास में एक चीज़ और अब कह रहा है ऐतिहासिक संदर्भ के अनुकूल भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया। तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, उपन्यास की भाषा भी ऐतिहासिक शब्दों के अनुकूल है उस समय जो किया जाते, जैसे उदाहरण के लिए उस शब्द क्या थे, निशक, महाबलाधिकृत, महाश्रेष्ठी, गणवाहक, आस्था नगर आदि, ये सारे के सारे शब्द जो हैं आपका क्या थे, इतिहास में उपयोग किए जा रहे थे। ठीक है, तो आपने क्लियर स्पष्ट कर दिया कि इतिहास का उपयोग जो है सिर्फ एक वातावरण निर्मित करने के लिए किया गया है। और ये जो उदाहरण है सुनिएगा, जो आपने उदाहरण दिए हैं वो उदाहरण आपके दो तरीके से, एक तो कल्पना को साबित करने के लिए कि अगर पतंजलि, अगर रुद्रधीर को कहा जा रहा है कि आप जो है मगध सेनापति से मिलिए, ठीक है, तो ये उस कल्पना को संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों को मिक्स करके जो, और दूसरी बात जो ऐतिहासिक चरित्र दिए गए हैं उन चरित्रों की इस उपन्यास में क्या भूमिका है उनको स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपका प्रश्न जो है ये पूरा हो चुका है। इसके बाद हम इसके निष्कर्ष पर आते हैं। अच्छा, इसको एक बार निष्कर्ष को भी देखते हैं। तो निष्कर्ष में कह रहा है कि स्पष्टतः कहा जा सकता है कि दिव्या उपन्यास में इतिहास का प्रयोग तथ्यों के स्तर पर बहुत कम किया गया है। यह इतिहास केवल वातावरण के स्तर पर निर्मित है और इसके पीछे यशपाल का दृष्टिकोण आचार्य चतुर्सेन, शास्त्री या विक्टर ह्यूगो की तरह रोमानी नहीं, बल्कि उनका मानना है कि इतिहास पर यथार्थवादी ढंग से चिंतन होना चाहिए। इसके लिए वह लिखते हैं कि इतिहास विश्वास की नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्मविश्लेषण है। देखिए, यहाँ अन्य राइटरों से भी तुलना कर दिए। क्लियर? जब तक आप तुलना नहीं करेंगे तब तक आपके एग्जामिनर जो होगा, जो आपका पेपर चेक करेगा, उसको महसूस ही नहीं होगा कि आपने तुलनात्मक अध्ययन किया है, उसको मज़ा ही नहीं आने का। तो ये एक आपका सटीक निष्कर्ष हो गया है। और कम शब्दों में, आप देखिए कितने कम शब्दों में सारी बात को मैंने निचोड़ दिया है इसमें, और यही आपका दिखना चाहिए। एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा, आपका 1.5 नंबर और फालतू लगाएगा औरों से, जब आप अन्य लोगों से तुलना करेंगे, आचार्य चतुर्सेन, शास्त्री, विक्टर ह्यूगो, ऐसे नाम से जो तुलना करेंगे। भले ही आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता, ये बात ध्यान रखिए, लेकिन अगर 2-3 चीज़ें भी पता है, बेसिक से बेसिक 2-3 चीज़ें भी, तो भी उसका इस्तेमाल करिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका दिव्या के प्रश्न ये 2020 में पूछा गया था, ये हो गया। अब इसके बाद में संभावित प्रश्नों की तरफ चलते हैं। संभावित प्रश्नों में क्या कह रहा है, अब देखिए संभावित प्रश्नों पर हम आ गए हैं। तो संभावित प्रश्नों में पहला ही प्रश्न आपका दे रखा है, दिव्या ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक परिवेश की कथा है, विवेचना कीजिए। देखिए वहाँ क्या था, इतिहास और कल्पना का समन्वय, ये प्रश्न लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ क्या मैंने संभावित प्रश्न में लिखा कि दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक परिवेश की कथा है। आप बहुत आसानी से अब इसको लिख सकते हैं, लिखने की कोशिश करिएगा। कैसे कि देखिए, इतिहास नहीं ऐतिहासिक परिवेश की कथा है, बिल्कुल मान के चलिए 80% क्वेश्चन सेम ही रहने का आपका। क्यों रहेगा कि अभी मैंने बताया ना, ऐतिहासिक परिवेश के रूप में आपको 5 से 6 चीज़ें याद रखनी है। क्या? 3 चरित्र लिए गए, वृहद्रथ लिया गया, पुष्यमित्र लिया गया, पतंजलि लिया गया, ठीक है, और मिलिंद लिया गया। 4 चरित्र लिए गए और 3 जगह सांगल, मथुरा और मगध लिए गए। तो आप उनको इतिहास के रूप में, ऐतिहासिक परिवेश के रूप में दिखा दिए। और इतिहास की नहीं, यानी कि इन बातों को स्पष्ट करके कि सिर्फ इन चीज़ों का वातावरण पैदा करने के लिए उपयोग किया गया है, ये लिखकर फिर आगे लिख दीजिए कि इस तरीके से पूरा का पूरा काल्पनिक उपन्यास है, जिसमें उन्होंने नारी की समस्या को, दासों की समस्या को, यहाँ थोड़ी सी ये बातें ऐड हो जाएंगी, इन सारी समस्या को, यानी समकालीन समस्याओं को उभारा है। ठीक है, ये आपका लिख जाएगा, आप इसको लिखिएगा। मैं अपना नंबर इसमें डाल दूँगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी उसमें जो। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको हिंदी लिटरेचर की कॉपी चेक करानी है वो फ्री होगी, उसके लिए कोई पैसे नहीं है। तो आप इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखकर मुझे डाल दीजिएगा, मैं चेक करके आपको भेज दूंगा उसका मूल्यांकन करके। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, दिव्या उपन्यास में इतिहास किस रूप में उपस्थित है, विवेचनात्मक उत्तर दीजिए। देखिए सेम वही चीज़ है, इतिहास है, इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन प्रश्न का थोड़ा क्लेवर वो चेंज करेगा। कभी आप सोच के जाएंगे नहीं सर एग्जैक्ट उत्तर, अब देखिए इनमें से कोई ना कोई तो आएगा, ये तो सीधी सी बात है, इनमें से किसी एक को तो पूछेगा वो। ठीक है, तो अब कैसे लिखना है, दिव्या उपन्यास में इतिहास किस रूप में उपस्थित है, तो इतिहास वातावरण पैदा करने के रूप में उपस्थित है, ना कि तथ्यात्मक रूप में। मैंने पिछले प्रश्न का जब भी आपको उत्तर लिख के दिया है, 2020 के PYQ का उत्तर लिख के अभी आपको दिया है,
उसमें आपको मैंने क्लियर बताया है कि इतिहास आपका वातावरण पैदा करने के रूप में है, ना कि तथ्यात्मक रूप में। तो तथ्यों का तो उपयोग किया ही नहीं है, तो फिर से वही कहानी चल जाएगी। और तथ्यों के रूप में कैसे, आप दिखा दीजिए कि वहाँ सिर्फ उन बातों को स्पष्ट करने के लिए, किन बातों को, कि जैसे हमने पुष्यमित्र के बारे में सुना था। पुष्यमित्र के बारे में क्या कहा था उसमें? पुष्यमित्र के बारे में कहा था कि जब पुष्यमित्र ने जो है जाति व्यवस्था के ऊपर जो है सुधार की बात कही थी, तो उसमें इस संदर्भ में उसका उपयोग किया गया है। ठीक है। महर्षि पतंजलि ज्ञान के रूप में उपयोग किया गया। मथुरा और सांगल का दासों के व्यापार, उन सब के रूप में उपयोग किया गया। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए होगा, ये सिर्फ एक वातावरण पैदा करने के लिए, तथ्यात्मक जानकारी नहीं है वो। ठीक है। तो इसका भी उत्तर जो है आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद दिव्या में यशपाल का इतिहास बोध क्या है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तथ्य वही रहेंगे इसमें भी जो है, बस अब इसमें आपको यशपाल को केंद्र में रखना है कि यशपाल ने इतिहास का जो बोध है इसमें क्या है। यानी हमने देखो, मैंने निष्कर्ष में पहले ही लिखा था, आप याद करिए, पिछले प्रश्न के निष्कर्ष में मैंने लिखा था कि आचार्य ह्यूगो और विक्टर की तरह यशपाल का जो जो इतिहास बोध है वो रोमानी नहीं है, बल्कि वो यथार्थवादी चिंतन चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि इतिहास पर यथार्थवादी चिंतन होना चाहिए। तो वही बोध तो आपको यहाँ पे लिखना है, आपको उसी बोध के इर्द गिर्द अपने उत्तर को लिखना है। ठीक है। इसके बाद दिव्या इतिहास और कल्पना का समन्वय है, किस अनुपात में है? तो किस अनुपात में है, अभी देखिए, पिछला प्रश्न जो था PYQ था, उसमें था दिव्या इतिहास और कल्पना का समन्वय है, यही था। अब स्पष्ट कर दिए, हमने स्पष्ट कर दिया, लेकिन अब कह रहा किस अनुपात में है, किस अनुपात में, इस बात को भी स्पष्ट करना, एक एक शब्द की कीमत है, याद रखिएगा। तो किस अनुपात में आप दिखाइए कि ये जो है 4 जगह आए, जो है चरित्र, और उसके अलावा स्थान जो है कितनी जगह है, सिर्फ 3 जगह आया, और 3 जगह आया है तो उन 3 के बारे में आपको चर्चा करनी है, और उसके बाद में पूरा का पूरा जो क्या काल्पनिक रूप में, तो अनुपात दिखा दीजिए और उदाहरण आपको साथ के साथ डालते जाने। अब देखिए, आप ये सोचें कि आपको हवा में उत्तर लिखने आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। 2-4 दिन लिख के देखिए, कोशिश करिए, हो सकता है पहली बार गलत हो, दूसरी बार गलत हो, लेकिन आप जो है निरंतर लिखते रहिए, अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए और मुझे भेजते रहिए। आपकी आंसर राइटिंग में चेक कर दूंगा, आपके उत्तर में अपने आप जो है आ जाएगा बदलाव। 5वां क्वेश्चन है, दिव्या में यशपाल का वैचारिक हस्तक्षेप उपन्यास के रचना कौशल का अतिक्रमण करता है, इस मत का विश्लेषण कीजिए। अब देखिए, इसने ये बात तो जरूर कह दी है, लेकिन हमें इसका विश्लेषण करना कि क्या ऐसा है या क्या ऐसा नहीं है। क्यों? दिव्या में बहुत सारी चीज़ें, यशपाल ने दास प्रथा पर चोट करी है, यशपाल ने वर्ण व्यवस्था पर चोट करी है, यशपाल ने नारी की चेतना में उत्कर्ष किया है, यशपाल ने नारी की समस्या को दिखाया है। ठीक है। तो वो यही तो कह रहा है, दिव्या में यशपाल का वैचारिक हस्तक्षेप। कैसा वैचारिक हस्तक्षेप? मारिस के रूप में यशपाल इसमें प्रवेश करते हैं। इस चरित्र है मारिस करके। तो यशपाल महिलाओं को कैसा, समाज में महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, समाज में महिलाओं के क्या होना चाहिए। यानी देखिए, इस उपन्यास में मारिस के माध्यम से उन्होंने ये दिखाया है कि महिलाओं को जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उस स्वतंत्रता के चलते वो पुरुष बन जाएं। जैसे पुरुष आज महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, अगर शक्ति महिलाओं के पास में आ जाए तो वो पुरुषों का शोषण करने लग जाए। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि महिला और पुरुष का संबंध समता मूलक और समरसता मूलक है, यानी एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के चले, गाड़ी के 2 पहियों की तरह। ऐसा नहीं है कि आपका जो एक पहिया बिल्कुल हैवी हो जाए और दूसरा पहिया बेचारा लेट जाए। जैसे वर्तमान में इसकी कुछ नकारात्मक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्या है उसमें, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं भी ऐसे करते हैं। देखिए, पुरुष तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, आपको पता ही है, पुरुषों ने तो वर्षों से महिलाओं पर जो भी शोषण किया वो तो दिव्या में हमें दिख ही गया। लेकिन इसका एक जो यशपाल जिस बात का डर था, वो डर क्या था? जैसे वर्तमान में आप देखते हैं कि बहुत सारे दहेज प्रथा के केस गलत होते हैं। सारी महिलाएं गलत नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत सारे आपने देखे हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो झूठे केस कर देती हैं पुरुषों के ऊपर जो है। ठीक है, क्योंकि उनके पास में शक्ति है, तो उसका गलत इस्तेमाल करनी। तो यही यशपाल को डर था कि महिलाओं को शक्ति देने का मतलब ये नहीं है कि वो शक्ति का उपयोग करते करते पुरुष बन जाए, यानी जिस शोषण से वो आज खुद जूझ रही है, कल को वो भी शोषण करने लग जाए। नहीं, बल्कि एक स्त्री जो है वो तो करुणा की मूर्त है, उसे तो और चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन दोनों को मिलजुल कर, ये दोनों के लिए, किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं बताया यशपाल ने दोनों के लिए बताया कि दोनों को प्रकृति के कार्यों में क्या करना है, एक साथ मिलकर सहयोग करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर। तो इसमें ये इन्होंने बात कही है। ठीक है, तो इस बात को आपको स्पष्ट कर देना है। ठीक है, यही आज के प्रश्न थे
और इन्हीं प्रश्नों पर आप जो इनमें से कोई भी एक प्रश्न लिख के देखिएगा। मैं अपना नंबर इसमें डाल दूंगा। इसमें मेरा नंबर यहीं पे डाल दूं क्या? मैं अपना नंबर डाल देता हूं और आप लोग इसमें अपना उत्तर लिख के भेज दीजिएगा। 8383 एक मिनट, दूसरा नंबर लीजिए जिस पे आप भेज सकें। 8954020174। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। टेलीग्राम भी आप इस पे कर सकते हैं। तो हो सकता है फ़ोन ना लगे इस पे, लेकिन आपके उत्तर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप इस पे अपना उत्तर लिख कर भेज दीजिएगा। आपके उत्तर का एक बेहतर मूल्यांकन इसमें मिल जाएगा आपको। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में अगली चीज़ों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।